हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स यानी कि व्यर्थ एग्रीमेंट्स या हम कहें व्यर्थ ठहराव। नाउ व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ is said to be void. Now, according to section 2G, it is said that an agreement which is not enforceable by law is an void agreement. Now, such an agreement is null in the eye of the law. It does not create any legal obligation of either party. Now, there are some agreements which have been expressly declared as void by the Contract Act. Such agreements are void because law declares them void even though they have all essential of a valid contract. अब यह है कि व्यर्थ ठहराव या हम कहें void agreements क्या हैं? ये वह एग्रीमेंट हैं जो कि जिसमें एक वैध अनुबंध के लिए जो ठहराव की आवश्यक शर्त है, ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया हो। तो ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं जिन्हें कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। इन ठहरावों में सभी जो है ऐसे ठहराव जो होते हैं पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, यानी कि ये ठहराव जो है इसमें कोई न कोई एक वेद अनुबंध का तत्व नहीं होता है। इसकी वजह से इन्हें कानूनी रूप से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है और एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार के प्रति अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं होता है। अब ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें कि हम वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं? फर्स्ट इज एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए ठहराव, सेक्शन 11। नाउ हु आर द इनकॉम्पिटेंट पर्सन? अ पर्सन हु इज एन माइनर और अ पर्सन हु इज ऑफ अ अनसाउंड माइंड और who is declared by any of the law for not doing the contract। यानी कि जो हमारा सेक्शन 11 है वह क्या कह रहा है कि 3 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, जिसके बारे में हम अपने पहले वीडियोस में भी स्टडी कर चुके हैं। इनमें ये व्यक्ति कौन कौन होते हैं? एक अवयस्क यानी कि माइनर, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यानी कि अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एंड थर्ड इज राज नियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। इट मीन्स अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी ऑफ द लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ये 3 तरह के व्यक्ति हैं जो कि अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माने गए हैं। यदि इस प्रकार के जो पक्षकारों के साथ कोई भी अनुबंध किया गया है तो ऐसा ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ऐसे पर्सन जो कि लॉ द्वारा इनकॉम्पिटेंट घोषित किए गए हैं, यानी कि जो कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, जिनमें कि अनुबंध करने की क्षमता का अभाव है। नाउ सेकंड इज एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू द मटीरियल फैक्ट, सेक्शन 20। यानी कि तथ्य संबंधी गलती पर जो ठहराव आधारित होता है वह भी वॉइड एग्रीमेंट या व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। नाउ सेक्शन 20 है जो हमारा क्या कह रहा है कि जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। अतः ठहराव संबंधी जो गलती है के आधार पर किया गया ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ होता है। नाउ व्हाट इज द मिस्टेक? इट कैन बी अ मिस्टेक
गलती कैसे हो सकती है? कहने वाला उसे और किसी रूप में कह रहा है और समझने वाला उसे दूसरे रूप में समझ रहा है। तो यहाँ पर अगर दोनों पक्षकार तथ्य के संबंध में, जो कि महत्वपूर्ण उस अनुबंध का एक आवश्यक तत्व है, उसके संबंध में यदि कोई गलती कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी टोटली वॉइड हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, सेक्शन 23, यानी कि अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव। जो हमारा सेक्शन 23 है उसमें यह कहा गया है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, या तो उसका उद्देश्य अवैध हो, या हम कहें उसका जो कंसिडरेशन है, यानी कि कंसिडरेशन मतलब कि प्रतिफल, अगर वो दोनों ही सही नहीं है, अवैधानिक है, तो भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। ये भी हम अपने पहले वाले वीडियोस में इसकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। जिन ठहरावों का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है। जो हमारा सेक्शन 23 है उसमें कुछ जो हमारे ठहराव हैं, और जैसे जो जिसका कि उद्देश्य और प्रतिफल अवैधानिक माना गया है वो है, जैसे कि यदि कोई ठहराव राज नियम द्वारा वर्जित हो, या हम कहें यदि कोई ठहराव इस प्रकार का है कि जो यह अनुमति देता है कि वह किसी राज नियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, वह ठहराव कपट में हो, या यह ठहराव ऐसा हो जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला हो, या हम कहें किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक समझा जाता हो, या ऐसा हो जो कि लोक नीति के विरुद्ध हो। यदि इनमें से कोई भी ठहराव किया जाता है तो वो पूर्णतः व्यर्थ होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है कानून के अनुसार, या हम कहें लोक नीति के विरुद्ध होता है, या वह कानून के अनुसार नहीं होता है। इस कारण से उसे हम व्यर्थ घोषित करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विथ पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सेक्शन 24, यानी कि आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव। यानी कि यहाँ पर ठहराव पूर्ण तो अनलॉफुल नहीं है, यानी कि अवैधानिक नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट है वह अवैधानिक है, तो ऐसे ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ घोषित कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक। यदि ऐसे ठहरावों के वेद एवं अवैध भाग को अलग अलग विभक्त किया जा सकता है तो वेद भाग जो होता है हमारा, यानी कि जो लीगल है, वह तो वैध हो जाएगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा, तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ हो जाएगा, वह इनवैलिड होगा, और ऐसा ठहराव वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। यदि ठहराव को अवैध और वैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है तो संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। यानी कि अगर हम कहें कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा अनुबंध जो है व्यर्थ हो जाएगा, और ऐसा ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाता है। इसी के साथ बहुत सी बार क्या होता है, विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव होते हैं, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड एग्रीमेंट बन जाते हैं। ये जो है यह है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जब एक पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है, और ऐसे ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ कहे जाते हैं। थैंक यू। हम जो आगे के पॉइंट हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।